Can you see something? No? No, sir. वो तो ऑडियो के लिए है. That is okay. No, इसमें जाना पड़ेगा ना. Sir, wait, we will call you. Wait a minute. No, you have turned off or what? Because I am not getting. No, sir, you have to just present now. I have got it, huh? Okay, I no got problem. it. Can you see now? Can you see? Can you see? Yes, sir. And can you hear me also? Yes, sir. Yes, sir, we can. Okay, let me start. Okay, Yes, sir. Sure, Yes, sir. sir. and please don't make any noise, eh? Yes, sir. ओके सो माय बेसिक व्हाट आइडिया जो मैं बात करना चाहता हूँ वो हिंसा की और जो हमारी प्राकृतिक आपदा है उनके बीच में क्या साइंटिफिक कनेक्शन है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. इस पूरे टॉक के अंदर मैं 3 चीजों पे ध्यान दूंगा. एक तो मैं पहले आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो आपदाएं हैं प्राकृतिक आपदाएं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद मैं आपको जो वायोलेंस है अलग अलग तरह से तो वो वायोलेंस की क्या डेफिनेशन है मैं उससे आपको जो है मैं बात बताऊंगा. इसके बाद मेरी आवाज आ रही है? आप बीच बीच में बोल बहुत रहे हैं. कौन बोल रहा है ये? प्लीज डोंट डिस्टर्ब है. और फिर जो है मैं ये हिंसा का और साइंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है इस बात को बताऊंगा. सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देना चाहता हूं कि हम जो हिंसा की बात करते हैं वो हिंसा क्या है. बेसिकली कोई भी जीव हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक इंद्रिय जीव हो या 5 इंद्रिय जीव हो, लेकिन उसको एक कष्ट भी पहुंचे पीड़ा भी पहुंचे तो भी वो हिंसा कहलाती है. हिंसा का अर्थ ये नहीं कि उसकी हत्या की जाए या किसी को किलिंग कर दी जाए वो तभी वो हिंसा होती है. इट इज नॉट लाइक दैट. हिंसा चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो पंचेंद्रिय जीव हो लेकिन उसको किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाई जाए कष्ट पहुंचाया जाए चाहे वो हमारी वाणी से हो चाहे वो हमारे शरीर के द्वारा हो या हमारी मानसिकता जो हमारे थॉट्स जो कहते हैं हमारे भाव जो हैं उनके द्वारा जो है उसको किसी को भी कष्ट पहुंचाया जाए तो वो हिंसा की कैटेगरी में आता है. तो ये 3 तरह की बात हुई. थॉट्स के जरिए यानी ओरल मुंह के जरिए और तीसरा शरीर के जरिए. लेकिन एक और चीज भी है कि हम स्वयं ना करें हिंसा लेकिन किसी यानी स्वयं करता ना हो लेकिन करीता दूसरे के द्वारा एजेंट के द्वारा अगर करें तो वो भी हिंसा है और वो भी अपने थॉट्स वोकल और फिजिकल बॉडी से कर सकता है. फिर तीसरी बात जो ये है कि हमने ना किया है ना कराया है लेकिन कहीं से सुना कि उसने ऐसा किया और उसकी अनुमोदना अप्रूवल भी अगर हमने कर दी तो वो भी हिंसा कहलाती है. ये जैनिज्म के फंडामेंटल रूट्स हैं. ये बात बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है और मैं आपको इसके अंदर ही एक बात कहना चाहता हूं कि इसका मतलब 3 जरिए हो गए कि सेल्फ के द्वारा एजेंट के द्वारा या अप्रूवल के द्वारा और ये तीनों में 3 तरह की चीजें काम करती हैं जो मैंने बताया कि हमारा मन से हम काया से शरीर से और हमारी वाणी यानी मुंह से शब्दों से.
सो दिस, और ये जो 3 तरीके हैं, इनसे सबसे करें तो ये 9 बनते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 × 3 सिस्टम्स, तो ये 9 बनते हैं। और आपको पता है हिंसा जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है? हिंसा कभी भी इंसान अपनी आत्मा के लिए नहीं करता है, अपने स्व के लिए कभी भी हिंसा नहीं करता। जितनी भी हिंसा होती है वो द्रव्य यानी पुद्गल के खातिर, और कहाँ पे क्षेत्र में किसी किसी क्षेत्र यानी स्थान पर होती है, और उसको करने के लिए कोई न कोई टाइम चूज किया जाता है, यानी टाइम इंपॉर्टेंट है। और भाव यानी कॉन्शियसनेस, यानी 4 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो 4 जो चीजें हैं उनकी प्रत्येक चीज 4 चीजें मैंने आपको बताई जिनके लिए हिंसा होती है, उसके 3 जो है डायमेंशंस होते हैं, यानी 4 × 3 करें तो 12 डायमेंशन जैन धर्म में बताए गए हैं। यानी एवरीथिंग, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द 12 डायमेंशंस, और 12 ये डायमेंशंस। और मैंने ये हिंसा के आपके 9 जो तरीके बताए, सो इफ यू मल्टीप्लाई दोस 12 × 9, तो दैट इज 108। यानी 108 तरह के पाप हमारे जैनिज्म में बताए गए। और आपने देखा भी होगा इन 108 पापों का निवारण करने के लिए माला के अंदर जो मणके हैं वो मणके 108 रखे गए, और 3 जो है वो पर्वत मेरु के लिए रखे गए। अतः इसके लिए भगवान ने ये भी कहा था कि अगर आपके अनजाने में भी आपसे कोई गलती हो भी जाती है, आप सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है इसलिए आपने सत्य नहीं बोला है, लेकिन जब आपको पता लगे तो क्षमा मांग लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। तो यानी सत्य ही बोलना आवश्यक है, वो ही अहिंसा जो हम कहते हैं, यानी उसका जो केंद्र बिंदु है वो सत्य है, परम सत्य, और उसका आवरण है वो पूरा का पूरा क्षमा से भरा हुआ है। तो या तो हम क्षमा मांगे सामने वाले से अगर हमसे गलती हो। सबसे पहले तो भगवान ने इसलिए कहा कि ऐसी चीजों से बचने के लिए आपके दिल में यूनिवर्सल लव, मेरी आवाज आ रही है वहां पर, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। यूनिवर्सल लव होना चाहिए, सार्वभौमिक प्रेम, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक पुद्गल से आपको प्रेम होना चाहिए, और प्रत्येक जीव के साथ कंपैशन होना चाहिए, यानी करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, न कि पैशन होना चाहिए। ये बात हिंसा से संबंधित मैंने आपको बताई, यानी हिंसा कई तरीकों से हो सकती है और हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं अब आपको जो नेचुरल वायोलेंसेस हैं, जो मतलब नेचुरल कैलेमिटीज हैं, वो किस तरह की होती हैं और क्या क्या होती है और क्यों हो जाती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर आया, इसका मतलब ये कि पूरी प्रकृति के अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना या घटना हो जाती है जो प्राकृतिक है, जो इंसान के द्वारा की हुई नहीं प्रतीत होती है, जिसके अंदर मनुष्य पूरा हेल्पलेस हो जाता है, एकदम से उसको मदद की आवश्यकता होती है और वो एक तरह से हताश हो जाता है। चाहे वो किसी भी तरह की दुर्घटना हुई हो, यानी प्राकृतिक आपदा या विपदा आ गई हो जिसके अंदर उसको खाना नहीं मिले, और वो भी 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, कपड़े नहीं मिलते, उनको जो है कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए, उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग हेल्प चाहिए। तो ये एक प्राकृतिक आपदा के है, और ये प्राकृतिक आपदा के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया था, और उसने कहा कि प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख लोग इस प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मर जाते हैं, और लगभग 16 करोड़ से 20 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित भी होते हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं की घटना जो है वो कई तरह से उसको बांटा गया है, जैसे कि अर्थक्वेक की घटनाएं होती है, भूकंप जिसको कहते हैं, सुनामी जो आती है समुद्र से, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी फटते हैं, कई बार जो हमने देखा कि पहाड़ों के अंदर या जमीन जो है वो लैंडस्लाइड होती है और सड़कें जो है बंद हो जाती हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, हरिकेन्स जो है वो आते हैं, बाढ़ आती है, इस तरह जंगलों में आग लग जाती है, कई बार हीट वेव्स चलती हैं और अकाल पड़ जाता है। ये सब प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं में इनकी गिनती होती है। अब इसके लिए ये
कि ऐसा होता ही क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। साइंस के लोगों ने इसकी पूरी जो है शोध की, इसका संशोधन किया है और इसके कई सारे मैकेनिज्म्स को समझने में कोशिश की। तो मैं पहले तो आपको साइंटिफिक जो इसके मैकेनिज्म्स हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की बात बताऊंगा, उसके बाद मैं वापस वायोलेंस से इसका कनेक्शन करूंगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अर्थक्वेक और यानी भूकंप और वॉल्केनोस जो आते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये पिक्चर के अंदर जो सर्किल में मैंने बता रखा है, जैसे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये अर्थ का जो अंदर का सिस्टम है वो बताया हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा वर्टिकल सेक्शन से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ, यानी जो सरफेस पे हम खड़े हैं जीरो से, तो अंदर कोर तक जाने में जहां लगभग 6500 किलोमीटर का अंदर गहराई होती है, तो उसमें क्या क्या हिस्सों में बांटा हुआ है। हम सबसे पहले ऊपर सरफेस से लगभग 60 किलोमीटर, जिसके अंदर मैंने दो भाग बांटे हैं, कि जो हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं तो वो लिथोस्फेयर होता है, यानी जमीन के अंदर जो चट्टाने वगैरह आती हैं, और ये तो कंटिनेंटल जो है वो क्रस्ट भी आता है और लिथोस्फेयर का क्रस्ट भी आता है, और उसके नीचे रियल लिथोस्फेयर स्टार्ट होता है। तो ये शुरू के जो 60 किलोमीटर की जो जमीन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर कोई परिवर्तन तो नहीं हो जाता है, और ये कोई परिवर्तन होता है तो वो विनाशकारी होता है। आप देखें कि उसके नीचे मैंने एक और लिखा है, जहां ये मैंने मेंटल राइट साइड में लिखा है, उस मेंटल के अंदर ही ये लिथोस्फेयर की बात है, लेकिन साथ में ये 100 से 700 किलोमीटर के अंदर तक नीचे जमीन के अंदर, तो वो एक एस्थेनोस्फेयर है। ना तो वो ठोस है ना वो लिक्विड है, यानी उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसमें उथल पुथल ज्यादा जल्दी से हो सकती है कि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, यानी रॉक से नीचे की हिस्सा है। और फिर लिथोस्फेयर में सब लगभग बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, और उसके नीचे फिर जो है वो लगभग 2500 से 5000 किलोमीटर के अंदर अंदर हम उसको बोलते हैं कि ये ऊपर का आउटर कोर जो है वो है, और फिर 5000 से 6500 किलोमीटर तक का इनर कोर है। मैं आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक बताना चाहता हूं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो एक ये प्लानेटरी नेबुला बोलते हैं, एक बहुत बड़े ग्रह की निहारिका थी, उसमें से एक टुकड़ा ये अलग हो करके, और जब ये बनने लगा तो उस प्लानेटरी नेबुला का जो हिस्सा था, वो गरम गरम जो हिस्सा था, वो धीरे धीरे अंदर ठंडा होने लगा। तो 20% जो इसके कोर के अंदर, इनर कोर के अंदर जो हीट है वो तो उसकी वजह से होती। लेकिन आप विचार करिए कि वहां लगभग 6000 डिग्री का अंदर टेम्परेचर है कोर में, उतना ही है जितना सूर्य के धरातल पर टेम्परेचर होता है। तो ये अंदर जो टेम्परेचर वो खाली 20% इस पदार्थ की वजह से है। मोस्टली 80% जो हीट जनरेट होती है वो तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अंदर से जो किरणें निकलती है और हीट निकलती है उसकी वजह से होती है। सो मेनली ये इतनी सारी जो हीट है और जिसकी वजह से ये अंदर इतना टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो हीट वेव बाहर निकलती रहती हैं, तो आप जानते हैं ना, हम जैसे पानी गर्म करते हैं तो बुलबुले उठ करके बाहर आते हैं, बस उसी तरह का ही प्रोसेस समझिए कि एक कन्वेक्शन शुरू होता है, और उससे क्या है कि ऊपर की जो चट्टानों के अंदर जो जो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें जिनको हम ये कंटिनेंट्स बोलते हैं, वहां तक आ करके उनका जो शक्ल है उन चट्टानों की, रॉक्स की, वो बिगड़ जाती है, और धीरे धीरे उनके अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये चट्टानें फिर अलग अलग हो जाती हैं। तो इनको हम लोग जो है बोलते हैं कि भाई ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया है। प्लेट्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप पे एक बहुत बड़ी चट्टान का रूप है समझ लीजिए। और होता क्या है कि ये जो चट्टानें यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो 3 तरह से मूव कर सकती है। 3 ही तरीके हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई तरीका हो नहीं सकता है। एक तो ये हम मैकेनिज्म समझ लें कि 2 बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, या तो वो एक दूसरे से दूर जा रही है, जिनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मैकेनिज्म। और डाइवर्जिंग मैकेनिज्म अगर होता है तो दूर जाती है, तो उसके नीचे जो ऊष्मा है, हीट है, वो सारा पदार्थ बाहर उछल करके
आता है, और वो जो है जहां फॉल्ट यानी जहां कमजोर है, जहां थीन है, वहां उसको फाड़ करके, चीर करके, और सारी ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, तो वो एक अर्थक्वेक हो सकता है। दूसरा जो तरीका ज्यादा बड़ा तरीका है और ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो कन्वर्जिंग मैकेनिज्म है, यानी प्लेटें आमने सामने नजदीक आए तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर दोनों टकराती हैं तो सारी की सारी जो टक्कर की वजह से नीचे की ऊर्जा जो है वो ऊपर उठ करके बाहर आती है। मैं आपको तीसरा जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे के आसपास से जा सकती है, यानी एक डाइवर्जेंस हुआ दूर जाना, एक नजदीक आना, और एक ऐसे से स्लाइड वाइज आमने सामने से शिफ्ट होता है। तीनों के अंदर से जो है बेसिकली यही होता है कि वहां पर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा कैसे बाहर निकलेगी? अब यहाँ पर मैंने जो बताया था कि ये हीट जो जनरेट हुई है और ये हीट जो बाहर आती है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम जब जमीन के अंदर खोदते हैं बहुत गहरे, एक एक से 50-50 किलोमीटर तक कोयला निकलता है, तो वो तो और भी ठंडा ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी वहां बहुत गर्मी होती है। परंतु उसके नीचे जो ये हिस्सा है आउटर कोर, और उसके बाद ये एस्टिनोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर, मेंटल, यहाँ जिसको अपन कहते हैं ना कि पत्थरों के आग के गोले बार बार छूट करके बाहर निकलते हैं, और वो आग के गोले जो है वो इतनी बड़ी ऊर्जा लेके आते हैं कि जो चट्टानों की क्षमता है, चट्टानों के रोकने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम पड़ती जाती है, और ये जो डाइवर्जेंस हो जाए या कन्वर्जेंस होता है बेसिकली, तो उस समय या तो भूकंप आएगा या अक्सर जो है ज्वालामुखी फटता है। बेसिकली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अक्सर डाइवर्जेंस का मैकेनिज्म लगता है तो भूकंप ज्यादा आते हैं, और अगर कन्वर्जिंग का हो तो वोल्केनो, ज्वालामुखी ज्यादा फटते हैं। और अगर इन दोनों के साथ में जो साइड बाय साइड चलने का जो मैकेनिज्म लगे, तो उस समय फिर अर्थक्वेक ज्यादा आने की संभावना है। और उसके साथ ही ये जो कन्वर्जिंग का मैकेनिज्म है वो ज्यादातर समुद्रों के नीचे, जो समंदर है उनके नीचे होता है, क्योंकि वहां का नीचे का जो जमीन है वो थोड़ी थीन हो जाती है, और वहां फटते हैं तो वॉल्केनोज भी आते हैं और सुनामी भी आती है। इस तरह से ये अगर आप देखें पूरे विश्व का पूरे विश्व का सिस्टम देखें अगर आप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी और वो इंडिया की प्लेट से जब टक्कर लगी तो हिमालय का निर्माण हुआ और बहुत बड़ा भूकंप आए, और ये पूरी की पूरी अस्थायी रूप से ये जो एक ऐसी जो है कन्वर्जिंग प्लेट का सिस्टम बन गया है कि आए दिन जो है यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। इसी तरह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वहां पर भी अटलांटिक की साइड पे, पैसिफिक की साइड पे बहुत भूकंप आते हैं, अफ्रीका की साइड में भी बहुत भूकंप आते हैं। हमारे धरती पर लगभग 17 ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेकिन विशेष करके जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्लेट्स हैं वो 7 प्लेट्स गिनी जाती हैं, और उन्हीं के अंदर ज्यादा से ज्यादा भूकंप आते हैं। और वहां पर ये भूकंप आने की वजह से, ज्वालामुखी के फटने से, यहाँ तक कि इवन सुनामी के आने से प्रतिवर्ष, जैसे मैंने बताया, 1 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं, और लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इसकी वजह से प्रभावित होते हैं। ये तो हुई आफत जो आती है, जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, ये धरती के नीचे से आई है लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे से ही होती है, ऊपर से भी होती है। मैं आपको ये जो 2 पिक्चर दिखा रहा हूं वो सूर्य की है। मेरे लेफ्ट साइड में जो ये वाली जो पिक्चर दिख रही है वो सूर्य का पिक्चर है, जिसके धरातल पर यहाँ पर पूरा का पूरा 6000 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है। अंदर कोर में उसके लगभग 1.5 करोड़ डिग्री का तापमान होता है, उसकी वजह से ऊष्मा बाहर आती है। अब लेकिन सूर्य को अगर आप कभी देखें फिल्टर से सुरक्षित सिस्टम से, तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई देंगे, और ये जो धब्बे हैं वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं। दे आर डार्क मार्किंग्स ऑन द सन। और ये जो सन स्पॉट्स हैं वो हमेशा स्थायी नहीं रहते। जैसे आज मान लो सूर्य के ऊपर लगभग 100 सन स्पॉट्स हैं,
कल हो सकता है कि 140 भी हो जाए या 70 भी हो जाए, लेकिन जब इनकी डिटेल्ड स्टडी पिछले 150 सालों में की तब पता लगा कि ये सन स्पॉट्स हर 11 साल में बढ़ते हैं और 11 साल में घटते हैं। तो ऐसा भी टाइम होता है कभी कभी, जैसे ये मेरे राइट साइड में ये पिक्चर है, सूर्य पे एक भी सन स्पॉट्स नहीं होता है, ब्लैंक होता है। इसको तो कहते हैं सन स्पॉट मिनिमम ईयर, और जब सबसे ज्यादा होते हैं तो सन स्पॉट मैक्सिमम ईयर कहा जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सन स्पॉट ज्यादा हो तो सूर्य के अंदर से ज्यादा ऊर्जा बाहर आती है। उसका जो मेजरमेंट होता है हम लोग कहते हैं टोटल सोलर इरेडियंस यानी टीएसआई, और वो इतनी ज्यादा ऊष्मा होती है कि वो नीचे जमीन तक और यहां तक कि सी सरफेस का टेम्परेचर एसएसटी भी बढ़ा देता है। साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं और सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एससीपीस कहते हैं। मैं अभी इन दोनों के अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा, यूवी में और एससीपी में, इतना कहूंगा कि उससे हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और उससे हमारे ओजोन को और हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा वजन देना चाहता हूं आपको कि टोटल सोलर इरेडियंस is highly affecting during the when the sunspot number are large। दूसरी ओर सूर्य से हट करके बाहर जो तारे हैं हमारे, यानी पूरा कॉस्मोस है, वहां से गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस वो आती है, लेकिन ये तब ज्यादा आती है जब सनस्पॉट कम होते हैं। यानी सनस्पॉट मिनिमम के टाइम पे गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस का ज्यादा प्रभाव होता है और सनस्पॉट मैक्सिमम के टाइम पे टोटल सोलर इरेडियंस का प्रभाव ज्यादा होता है। ये दो अब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। गैलेक्टिक कॉस्मिक रे इसलिए सनस्पॉट मिनिमम के टाइम पे प्रभावी होती है क्योंकि उस समय सूर्य का जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और वो नीचे जमीन तक आ जाती है और हमारे यहाँ पर आ करके जो है बादल बनाने का, क्लाउड फॉर्मेशन का काम करती है। दूसरी ओर टोटल सोलर इरेडियंस जो सनस्पॉट मैक्सिमम के टाइम पे होती है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है तो उसकी वजह से जो है फिर उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो हमें दोनों तरफ से जो है प्रकृति के अंदर यानी आकाश से जो है वो प्रकोप झेलना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं कि न केवल जीव जो है वो केवल धरती पर ही है, बल्कि आप सबको ये पता है कि जैन धर्म ये कहता है कि हमारा जो पर्यावरण के पांचों पंचभूत महातत्व हैं, पांचों घटक हैं, जैसे कि आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, इन सभी के अंदर जीव है और उस जीव का प्रत्येक, चाहे वो छोटे से छोटा सा जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, कोरोना वायरस का भी जो है करोड़वा भाग हो, तो भी उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। तो ये जो अर्थ पे जो तरंगे आई, मैंने कहा कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस जो आती है तो वो क्या करती है कि जहां मैंने एस्थेनोस्फेयर बताया था, जो थोड़ा सा सिलिका रिच मैग्मा है, तो वहां की विस्कोसिटी थोड़ी कमजोर है, तो वहां से सीधे अंदर तक आ जाती है और नीचे आकर के ग्लोबल डिमिंग यानी क्लाउड फॉर्मेशन का काम करती है, कूलिंग शुरू हो जाती है। तो अब आपको याद रखना होगा मेरे रेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में कि जब गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज यानी सनस्पॉट मिनिमम का टाइम हो तो उस समय ये क्लाउड फॉर्मेशन का ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा फ्लड्स भी आ सकते हैं, ज्यादा ठंड हो सकती है और ये अपने आप में एक फीडबैक मैकेनिज्म है। और ये गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज फिर और नीचे तक चली जाती है। नीचे तक जा करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सूर्य का चुंबकीय बल है, हमारी पृथ्वी का भी चुंबकीय बल है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे हम नॉर्थ साउथ पोलर मैग्नेटिक फील्ड से नापते भी हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद में वो हमारी फिजिक्स में एक करंट फील्ड कहलाते हैं, जिसे एडी करंट हीट्स निकलती हैं, तो वो एडी करंट बनती है। वो एक मैकेनिज्म है, इतना डिटेल में आपको जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एडी करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट जमीन के अंदर नीचे की तरफ चली जाती और ये फिर से रॉक की जो रोधक क्षमता है, उस पावर है, उसको कट कर देती हैं और इसी तरह से सामने उसको जो है जा करके फिर से और अर्थक्वेक और
वॉल्केनोस जो हैं या सुनामी उनको प्रेरित करती। तो कहने का ये कि जमीन से तो नीचे से तो जो है हमारे पास प्रकोप आ ही रहा है, लेकिन उस प्रकोप को एक्सीलरेट करने के लिए जो है वो तरीका है वो स्पेस से आता है। मैं आपको ये दोनों चीजों का उदाहरण थोड़ा सा देना चाहता हूं कि लाल रंग में जो दिखाए हैं वो सभी सन स्पॉट के 11 साल के साइकिल हैं, लेकिन आप जब देखें कि उसके अंदर जो काले काले लाइनों से जो दिखाए हैं नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स, एंड दीज अर्थक्वेक्स आर वेरी हाईली स्ट्रॉन्ग आई शुड से, जिनका रिक्टर स्केल पे 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के हैं, तो आप देखें वो सब तभी है जब सनस्पॉट नंबर कम है या राइजिंग फेज में या डीके फेज में है। और इसी तरह से मैं आपके सामने एक और भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये है वॉल्केनोस। ये रेड जो पूरा साइकिल चल रहा है वो सनस्पॉट का है, लेकिन आप येलो कलर से जो मार्क कर रखा है, छोटे छोटे ट्राइंगल बनाए हुए हैं, प्लीज अंडरलाइन देम, और वो सभी तब ज्यादा हैं जब सनस्पॉट कम है, मिनिमा का टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ी आपदा और विपदा का समय है। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि करंटली 2016 से सूर्य के ऊपर सनस्पॉट कम होते जा रहे हैं। अब ये है कि 11 साल का वो तो साइकिल है, तो अगले 5-6 साल में से फिर ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य क्यों ऐसी खुद आपदा की स्थिति में आ गया है, सूर्य स्वयं क्यों परेशानी की स्टेज में है, सूर्य क्यों ऐसी जो है अपनी स्थिति बता रहा है जो मनुष्य के लिए थोड़ी चिंताजनक है। ये हम बात बताएंगे। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने जो मुझे आंकड़े भेजे, मेरे रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जो जैनिज्म और साइंस का काम करता है तो उन्होंने कहा कि लगभग 13-14 करोड़ चिकन्स, मुर्गियां जो है प्रतिदिन मार डाली जाती हैं सिर्फ फूड के लिए। दिस इज वर्ल्ड वाइड डेटा पूरे विश्व के अंदर, लेकिन प्रतिदिन कितनी, लगभग 14 करोड़ मुर्गियां खाने के इंटरेस्ट के लिए मार दी जाती हैं, और लगभग 30 से 40 करोड़ प्रतिदिन जो फार्म्ड फिश जो है, यानी उन फिश को मार करके खत्म कर दिया था, किसके लिए, वो भी खाना खाने के लिए। और 20 करोड़ से 30 करोड़ जो एनिमल्स पर डे, यानी जैसे बकरे हैं, गाय है, भैंस है, इनको मार दिया जाता है खाने के लिए। ये हमारे पूरे विश्व की स्थिति, और इतना अगर बड़ा आंकड़ा है तो इसका मतलब ही हम निकाल सकते हैं कि वेजिटेरियन लोग सबसे कम है, शायद 10% भी नहीं होंगे, 90% से अबव तो लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन दिखते हैं। मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा इसका एक प्रभाव भी दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रतिवर्ष टोटल लें तो 3 बिलियन यानी 300 करोड़ एनिमल्स जो है वो प्रतिदिन मार दिए जाते हैं। और अगर इसका सभी जानवरों का, जिसमें सभी तरह के एनिमल्स आ गए, चिकन्स आ गए, ये सब आ गए, तो 1.2 ट्रिलियन एक्वेटिक एनिमल्स उनको मार दिया था, और 72 बिलियन जो लैंड एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, उनको खत्म कर दिया था। ये तो मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं जो पंचेंद्रिय जीव की बात, यानी लगभग बड़े बड़े जो जीव हैं। अब आप अनुमान लगाइए, प्लीज नॉइज मत करिए, आप अनुमान लगाइए कि ये सब जो हिंसा जब की जाती है, या इवन हम जब चलते हैं, हम अपने हाथ भी हिलाते हैं, तो उसमें भी हम बोलते हैं, तब भी जो माइक्रोब्स हैं, जो एक इंद्रिय जीव में भी सबसे छोटे जीव हैं, तो वो कितने अरबों खरबों की संख्या में मरते होंगे। जबकि मैं एक और आपको ये कह रहा हूं कि एक छोटा से छोटा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक इकोसिस्टम के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, और हम उसको डिस्ट्रॉय अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से खत्म कर देते हैं। आपको मैं इसका ये जो आंकड़े बताए, तो उसी से ये बताना चाहता हूं कि जब इतनी ज्यादा हिंसा हो जाए तो इवन छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव हैं फिर बदला लेने के लिए आते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया। मैं आपको इस पिक्चर में, हम लोगों ने जो रिसर्च की, और ये पेपर हमारा 2 बार पब्लिश हो गया अलग अलग जर्नल में, अहिंसा वर्ल्ड और ISJS ट्रांजैक्शंस के अंदर, और मैं आप सबका आभारी हूं कि लगभग आपका आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, अब तक ये 24,000
लोगों ने इसको पढ़ा है, ये सबसे ज्यादा हाईली मतलब इट हैज बीन रेड। इसमें क्या दिखाया गया? इसमें वाई एक्सिस के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ हुई अलग अलग देशों के अंदर, उस डेथ की मॉर्टेलिटी रेट यानी पर कैपिटा यानी वहां की जनसंख्या से नॉर्मलाइज किया है। एक्स एक्सिस के अंदर क्या दिखाया कि जो मीट खाया जाता है पर कैपिटा पर ईयर, हमने कुल 120 देशों का आंकड़े लिए, उसमें एक डेफिनेशन बनाई कि 30 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर जो उससे कम खाएंगे तो उनको हम ग्रीन यानी थोड़ा सा वेजिटेरियन साइड पे, तो वेजिटेरियन तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको कहेंगे कि वो थोड़े कम मांसाहारी है। और जो 30 किलो से ज्यादा है, जिनको मैंने रेड पॉइंट से दिखाया है, वो सब अत्यधिक मांसाहारी देश हैं, वहां मांस ज्यादा खाया जाता है। और इसका कोरिलेशन देखिए आप, कितनी बड़ी बात कुदरत दिखा रही है, प्रकृति, कि जिन्होंने कम मीट खाते हैं वहां से और जो ज्यादा खाते हैं उन दोनों के बीच में मृत्यु की जो दर है वो लगभग 1000 का डिफरेंस, 1000 गुना। यानी हरे जो पॉइंट है वहां पे अगर एक इंसान मरता है तो रेड पॉइंट वालों के वहां 1000 लोग मरे हैं। ये तस्वीर ये दिखाती, इतने सारे डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर ये तो हम नीचे और लेके जाएं, जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन अगर कोई कंट्री हो जाए तो शायद वहां तो ऐसे भी देश हैं, इस 120 देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको हम दिखा नहीं पाए क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल है। लेकिन मैंने डॉक्टर गंगवाल से, प्रोफेसर गंगवाल जो है, उनसे शेयर भी किया था कि वेजिटेरियन फूड क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो ज्यादा बढ़ती है। अब लेकिन चिंताजनक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप 2 ब्लू डॉट देखिए, एक तो है बांग्लादेश का और एक है इंडिया का। अब यहां पर मांस तो कम खाया जाता है, लगभग 5 किलो प्रति व्यक्ति पूरे वर्ष भर में, प्रति वर्ष। फिर आप कहेंगे, आप ही पूछना चाहेंगे कि यहाँ तो दोनों ब्लू पॉइंट तो बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी डेथ रेट ज्यादा है यहाँ इंडिया में और बांग्लादेश में, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है साथियों। मैं आपके सामने थोड़ी सी देर बांग्लादेश की तो नहीं लेकिन भारत की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसके बारे में जिक्र मैंने पहले ही किया था, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताऊंगा कि इंडिया के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन है तो लाइव स्टॉक इंडिया में है। लेकिन उसका नाजायज फायदा कहिए या पशुधन से हमें फायदा होने के बजाय उसके जो मीट, उसको काटा जाना, उनकी हत्या करना, हिंसा करना, ये सबसे ज्यादा भारत के अंदर होता है। जैसे कि 75 बिलियन अंडे जो है वो प्रति वर्ष तैयार करके उनको दिया जाता है। इसके बाद 5.5 मिलियन मैट्रिक टन यानी 5.3 मिलियन, इसका मतलब ये कि 53 लाख जो है वो मीट तैयार किया जाता है जो जानवरों से होता है। भारत जो है वो पूरा बफेलो का जो मीट है, भैंसों का, तो विश्व का नंबर 2 जो देश है वो भारत ही है जहां ये प्रोड्यूस होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी जो करंट आज की तारीख में जो लेवल है इंडिया के अंदर 2019-20 का, वो भारत जो है पोल्ट्री यानी मुर्गियों से जो अंडे बेचे जाते हैं, तो भारत का नंबर विश्व में 6% कंट्रीब्यूशन भारत का है। और 21% यानी पूरे विश्व की डिमांड का 5वां हिस्से से भी ज्यादा मीट तैयार भारत किया करता है। तो भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा कहने का कि हिंसा स्वयं, यानी खाते तो नहीं है लेकिन हिंसा की जाती, यानी ये स्वयं करता नहीं है, करिता के अंदर और अनुमोदना के अंदर आता है। ये 2 होते हैं क्योंकि ये दूसरों से करवाया जाना और फिर बाहर एक्सपोर्ट करना। और ये सबसे ज्यादा होता है 10 जो बड़े स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, मतलब ये सब जो देश हैं, जो पंजाब वगैरह, तो आप थोड़ा अनुमान लगाइए और मैं आपको थोड़ा सा ये जो कोरोना से मरने वालों की जो डेथ है इंडिया के अंदर, तो सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। और मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में होता है।
उसके बाद नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये अगर लिस्ट 10 की बताऊं आपको तो ये वो 10 वही प्रदेश हैं जहां ये सबसे ज्यादा कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस हैं, जहां पर ये सबसे अधिक से अधिक यही काम चलता है और वहीं से मीट और एग्स वगैरह सब एक्सपोर्ट होते हैं। ये हिंसा की तस्वीर, जो क्रूर तस्वीर है, वो आपके सामने रखी है। अभी मैंने आपके सामने और तस्वीर रखना चाहता हूं, जो अब इस हिंसा की और आपके सामने सबसे बड़ी प्रताड़ना वाली चीज होगी कि जो कहा गया कि एक छोटा सा मां के गर्भ में पंचेंद्रिय जीव जो जन्म लेने की तैयारी में है, लेकिन सबसे जो ज्यादा गर्भपात जिसको कहते हैं एबॉर्शन, तो वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो यूएनओ ने कहा कि सबसे ज्यादा भारत में होते हैं। ये कितनी हमारे लिए शर्मनाक बात है। It is really shameful on us. It is insulting actually to us also. कहीं पर भी विश्व में किसी देश के सामने बात करने जाए तो दूसरे हम हिंसा की यानी मीट की बात करें तो सामने पहले कहता है अपने देश के अंदर कम से कम पहले गर्भपात तो रोको, इसके बाद दूसरे नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करना। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं और ये बात मैंने सुनी। ये कमेंट, ये टॉन्ट, ये व्यंग मेरे ऊपर किए गए जब मैं लेक्चर दे रहा था। अभी आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो लगभग 54 जो है इंडियन वुमेन, 1000 में से 54 औरतें जो हैं वो गर्भपात करा देती, जबकि अमेरिका के अंदर ये केवल 1000 में से 12। और इवन चीन जहां फोर्स्ड एबॉर्शन होता है तो भी वहां पर 30 प्रति हजार है। तो आप देखिए हमारे यहाँ फोर्स नहीं होने के बाद में भी जो है इंटेंशनल जो है गर्भपात इंडिया में होता है। जो तो एक बच्चा अभी आया ही नहीं इस धरती पर, उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। जब पंचेंद्रिय जीव की हत्या माँ बाप इंटेंशनली करते हैं, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन वो भारत में ही सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपको इंटरप्रेट करना चाहता था कि ये जो है इंडिया के अंदर कोरोना से मॉर्टिलिटी रेट जो है वो विश्व के अंदर अभी वर्तमान में 3रे नंबर पर भारत चल रहा है। तो ये इसके पीछे कई सारे कारण हैं, तो इनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपको अब पूरे विश्व के एक और जो साइंस और वायलेंस के जो रिश्ता है और जो मेरा आज का विषय है मैं बताना चाहता हूं कि इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि डेटा हमको मिला वो 1961 से 2017 तक का है जो यूएनओ ने मुझे प्रोवाइड किया, लेकिन हो सकता है कि शायद हमें अभी 2-3 महीनों के अंदर अंदर 2019 तक का डेटा हमारे पास में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे टाइम स्केल है साथियों, वाई एक्सिस पे आई हैव शोन इज द टोटल मीट प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंटिनेंट्स, जो रीजन्स हैं जैसे कि एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ओशियाना है, इस तरह से जो है। तो आप देखें कैरेबियन है, लेकिन वाई एक्सिस पे वो बताया है मैंने मीट का प्रोडक्शन, एंड दैट इज नॉट जस्ट मिलियन बट इट इज मिलियन टन्स, यानी 1 टन में 1000 किलो होता है, याद रखें इतना ज्यादा। सो ऑल दिस डेटा एंड इफ यू विल ऐड बाय ऑल जोन्स वाइज, रीजन वाइज, कंटिनेंट वाइज, देन इट विल बी इन करोड्स। और ये 1961 से धीरे धीरे जो है 1980 जब आया तो 1980 और 1990 में जैसे ही पूरे वर्ल्ड का यानी इंडिया का भी पार्टिकुलरली, आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद में अटल जी की, तो इंडियन की मार्केट जो है वो ओपन कर दी थी और एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ ज्यादा होने लग गया। तो मीट का जो है प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लग गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग गई। कहाँ जो 100 मिलियन टन था तो वो 300 मिलियन टन को पार करने लग गया, और अभी तो ये सुना है कि 500 मिलियन टन को पार कर गया है इन बाय 2020। तो इसको मैंने अर्थक्वेक, वॉल्केनोज से और फ्लड से जोड़ने की कोशिश की। इसके आपको प्रत्येक 10-10 साल के बॉक्स के अंदर मैंने दिखाया है। तो येलो बॉक्स में जो ऊपर टॉप, जैसे फॉर एग्जांपल 1961 से 1970 के बीच का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें 40/6/4 दिख रहा है और 4 को रेड में दिखा है। तो 40 जो है वो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं जो उस 10 साल के अंदर हुए, और वो भी वो अर्थक्वेक जो रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा यानी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स हैं वो है। और जो वॉल्केनोस प्लस सुनामी जो आई उनकी वजह से वो 6 की संख्या थी, 6 आए और 4 फ्लड्स आए थे।
तो 1970 से 1980 के बीच में वो संख्या थोड़ी सी बढ़ी, 42, 15 और 5 फ्लड्स आए। और उसके आगे 1980 से 1990 के अंदर एकदम से अर्थक्वेक थोड़े कम हुए, लेकिन 39 वोल्केनोज 11 हो गए और फ्लड्स की संख्या 7 हो गई। मैं उसके बाद वाला आंकड़ा जो है वो आपके थोड़ा सा ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसके बाद जैसे ही 1990 से 2000 के बीच की जो बात हुई, तो धीरे धीरे ये अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस और फ्लड्स बढ़ने लगे। यहां तक कि अभी रिसेंटली 2000 से 2010 के बीच में जब मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, तो उसके अंदर 341 तो भूकंप आ गए, 11 वोल्केनोस और 34 फ्लड्स आ गए। अब आप पूछेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले साइंटिफिक मैकेनिज्म बताए थे कि डाइवर्जेंस का, कन्वर्जेंस का, तो ये भूकंप वगैरह तो यहाँ तो ये जो है हिंसा जो हो रही है उसके साथ जुड़ रहा है और दिखाई दे रहा है। यस, यू आर राइट एंड आई विल प्रूव दैट आल्सो कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिए कि ये लास्ट जो डिकेड है, जो 2011 से अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उसके अंदर 2017 तक के आंकड़े, उसमें 401 भूकंप बड़े बड़े आ चुके हैं और 19 वॉल्केनोज आ गए और 71 फ्लड्स भी आ गए। और ये डेटा कोई छुपाया हुआ नहीं, ये डेटा तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। यू कैन काउंट एंड यू कैन वेरीफाई विथ माई दिस डेटा। कहने का अर्थ ये कि जैसे जैसे आप मीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरह से उसके साथ साथ इन प्रोपोर्शन टू दैट द number of earthquakes, number of volcanoes, tsunamis and even number of floods। अभी मैंने आपको आज मेरे इस प्रेजेंटेशन में जो ड्राउट्स की बात जो है, लैंडस्लाइड की, वो बात नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी लेंथी प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सभी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम मीट यानी हिंसा हम बढ़ाते जा रहे हैं। और ये हिंसा कौन सी बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको जो बताई है वो सब लगभग 5 इंद्रिय जीवों के आसपास की बातें कर रहा हूं। मैं छोटे सूक्ष्म जीव की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो तो असंख्यात और इनफाइनाइट है। मैं आपके लिए इसलिए ये बताना चाहता हूं कि अगर हम इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, तो जो असंख्यात हैं उनका रोल क्या, और ये सब जो कुछ हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इतनी सारी हिंसा करने से ये नंबर बढ़ता जा रहा है, और ये नंबर कोई प्रिसाइज नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने छोटे जीवों की तो बात की ही नहीं है। मैं आपको ही बताना चाहता हूं, और ये आपके सबके सामने मैं विनती करके भी कहना चाहता हूं कि जो सूक्ष्म जीव है, जो तो आंख से दिखाई नहीं देता है, उसकी तो भूमिका सबसे ज्यादा है। और इसलिए जैसे जो आंख से नहीं दिखाई देता है तो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और जो 0.1 से 3 माइक्रोन्स की साइज और उससे भी छोटे जीव तो हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोअर ट्रोपोस्फेयर से लेकर के ऊपर इवन ओजोनोस्फेयर तक में अपनी दौड़ लगाते रहते हैं। और सी सरफेस टेम्परेचर जिसको मैंने बताया था, समुद्र तल का अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो भी वो वापस आते हैं नीचे, और गर्म हो जाए तो वो ऊपर जाते रहते हैं। देखिए आप, अगर वो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वाष्प के साथ में धीरे धीरे ऊपर उस ऊष्मा को लेके जाते हैं और ओजोनोस्फेयर तक पहुंचते हैं। और यही छोटे छोटे जीव जो हैं वहां जाकर के क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं। यानी बादल का बनना जब अगर किसी गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस से होता है, तो ये उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, और बारिश को लाना, वर्षा को लाना ऊपर से नीचे, उस बूंद के ऊपर पार्टिकल पे एक तरह संयोग बैठ करके नीचे आते हैं, एंड दे क्लीन द वाटर आल्सो। दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस क्लाइमेट इन आवर इकोलॉजी। और होता क्या है कि हम, और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार कह रहा हूं, ये हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ ही है। हमारे जैन साहित्य में प्रभु महावीर ने तो बहुत 2500 साल पहले ही कहा था, जब कोई साइंस का तो नामो निशान नहीं था। नासा ने एक सैटेलाइट भेज करके भी इस बात को प्रूव किया है कि 8 से 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक ये जीवाश्म हैं छोटे छोटे, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये 20 से 25% तक जो है बड़ा रोल इनका ही होता है, यानी लगभग 5वां हिस्सा जो है क्लाइमेट के अंदर। तो आप पूछेंगे कि अब ये सब क्यों हो रहा है, तो आप देखिए कि जब हम ये मारते हैं बड़े जीवों के, तो उसके साथ उनकी आवाज जो निकलती है
उनके दिव्य ध्वनि उनके शरीर से इंफ्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, सो दे किल आल्सो द अदर स्पीसीज। लेकिन हमने क्या किया कि हम तो बड़ों को तो मार ही रहे थे, लेकिन छोटे जीवों को जब एयरक्राफ्ट जाता है, सैटेलाइट जाते हैं, तो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इतनी सारी, कि वो ये जीव जो काम करते हैं उनके न काम करने में डिस्टर्ब होता है, बल्कि वो ओरिजिनली वही मर जाते हैं। ये छोटे छोटे जीव जो सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर को लेकर के, वाष्प को लेके ऊपर उष्मा को लेके जा रहे थे, अब वो उष्मा तो ऊपर गई नहीं क्योंकि वो तो मर गए, तो उष्मा तो नीचे ही रहेगी। फिर हम चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, यानी वी आर सेइंग नेचर में गैप हो रहा है, और वो तो होगा ही क्योंकि वी आवरसेल्व्स आर द किलर्स। आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि 2014 के अंदर लगभग 83 लाख, एक साल के अंदर ही प्रतिदिन 83 लाख लोग ट्रेवल करते थे पर डे इन 2014, और 2018 के अंदर जो है इतना सारा, जो कहना चाहिए 918 मिलियन यानी लगभग 91 करोड़ जो टन है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, जिसके अंदर काफी सारी पैसेंजर्स है और बाकी फ्रेट की वजह से। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है पूरे विश्व का, उसका 2.4% तो हमने एयरप्लेन से कर दिया, और ये दिन भर दिन बढ़ते 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 वो कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन शुरू हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीव बचेंगे ही कैसे, जीव कैसे बचेंगे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे स्टूडेंट कृणाल पटेल ने ये एक प्लॉट भेजा है मुझे, जो सी सरफेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम का है, और पिछले हम लगभग 1960 से अभी 2020 के बीच का प्लॉट है, जब मेजरमेंट सैटेलाइट से चालू हुए। ये जो है वो खंबात की खाड़ी जो बोलते हैं, बे ऑफ कैम्बे ऑफ खंबात जो है वहां का, यानी अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर है। और आप देखें रेड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट जो चालू हुआ, हमारे पास सी सरफेस टेम्परेचर तो पिछले 100 साल का है डेटा, लेकिन CO2 मेजरमेंट चूंकि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिए बिल्कुल इट इज गोइंग विद अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब फिर आप बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना सारा एमिशन होगा, हम ही लोग इंडियन लोग के बारे में बात कर रहा हूँ ये, तो फिर जीव कैसे बचेगा। और इसी तरह से एयरक्राफ्ट कोई इंडिया में तो चलते नहीं, बल्कि पूरे विश्व में लाखों की संख्या में जो है वो प्रतिदिन आना और जाना, और फ्रेट के लिए, सबके लिए सैटेलाइट वगैरह, तो CO2 का एमिशन इतना ज्यादा हो गया कि छोटे जीव का तो रहना मुश्किल हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, thereby in fact the climate is keep on changing and the process is going on and going on। मरने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट तक पहुंच गया है। दूसरा, CO2 के जो है एब्जॉर्प्शन के लिए 2 मैकेनिज्म बताए गए थे। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 20-25 साल पहले ये बात कही गई थी कि एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, कार्बन क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे, जहां जहां इंडस्ट्रीज लगेंगे वहां इतने सारे पेड़ लगाने होंगे, अलग अलग जगह पे जो है वो पेड़ लगाने की बात हुई थी पूरे विश्व के अंदर। तो उसका आइडिया ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। लेकिन एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पूरे विश्व में लगाए ही नहीं। दूसरा मैकेनिज्म जो हम लोगों ने सुझाया था कि जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था वो ये कि सी के अंदर, समुद्र में जो जीव हैं उनको आप बिल्कुल फिश किलिंग वगैरह सब बंद कर दिए, इक्विटिक हत्या बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कई कई टन की मछलियां हैं, एंड वी कॉल देम एज ए बिग बायोमास, यानी उसका जितना मास है उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकती है। और वो लोग जो है एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटा सा माइक्रोब्स हो या बड़ा हो, वो अपने दमखम के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जमीन के अंदर जाकर के रख देता है, डिपॉजिट करता है। सो डिपॉजिशन ऑफ CO2 इज एट द बेस ऑफ द सी, वहां पर जाकर के डिपॉजिट करता है। और सी जब वो CO2 जो है वो नीचे जब एब्जॉर्ब करती जमीन उसकी, तो धीरे धीरे वो अंदर जाती है और ऊष्मा तैयार होती है, और ये कई सालों में, 1000 साल में या लाख साल में भी वो नीचे जो कार्बन तैयार होता है, हीरा तैयार होता है या गोल्ड तैयार होता है, तो वो वॉल्केनो से इरप्ट होकर के बाहर आता है। तो ये हमारे लिए काम की भी चीजें होती हैं, और ये समुद्री जीव बचा भी रहता है। तो 2 तरीके थे, आइदर द एफोरेस्टेशन, ट्री को प्लांट करें पूरे विश्व के अंदर,
और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर वो कम भी हो जाए तो हम जीवों की सुरक्षा करें, पर्टिकुलरली समुद्री जीवों को है वो हम बचाएं। लेकिन हुआ क्या साथियों, पिछले 30 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि जो एवियोनिक्स यानी एयर जो है हमारे उसको हमने इंडस्ट्री बना दिया, इट्स एविएशन इंडस्ट्री। और पिछले 20 सालों के अंदर मैंने जो अभी आपको आंकड़े दिखाए थे, हमने समुद्र को जो है उसको भी इंडस्ट्री। आपकी स्क्रीन चली गई। मेरी स्क्रीन चली गई है? हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन की स्क्रीन चली गई। ये आप वहां पे ही कुछ होता है, मेरे यहाँ से तो मैंने अभी हिलाया भी नहीं है। एब्सोल्युटली ओके है सर, आप वापस प्रेजेंट नाउ कर दीजिए। ये तो वापस तो कैसे जाएगा, मुझे अभी आया नहीं आया? नहीं सर, आया ना? बीच में बाय मिस्टेक कर दिया था तो सर आपका रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से कर रहा हूँ, डोंट वरी, गिव मी 2 मिनट्स, ओके। थैंक यू। हाँ, इट विल बी डन। And now can you see my screen? No sir, not yet. Yes, now we can see. Can you see? Yes. Yes, thank you, we can see now. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास 2 तरीके थे, लेकिन दोनों तरीकों के अंदर विश्व के अंदर जो ये पुद्गल के लिए, द्रव्य के लिए, पैसों के लिए जो दौड़ भाग मची है, तो उसमें देखिए कि हमने एयर जो है एविएशन को भी इंडस्ट्री बना दिया, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उनकी हत्या हो रही है, और समुद्र को, मैरीन को भी जो है वो इंडस्ट्री बना दिया, और यहाँ सबसे ज्यादा अब हत्या यहीं पे होने लग गई है। तो ये हम करना क्या चाहते हैं, ये हमें क्लियर करना चाहिए विश्व को, अगर हमें जो नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटीज जो आ रही है अगर उससे बचना है तो। क्योंकि ये सारा जो सिस्टम इकोलॉजी का है वो प्रत्येक जीव का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मछली हो, या चाहे इंसान हो, कबूतर हो, पक्षी हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमने पिछले 50 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा जो स्पीसीज हैं उनको मार दिया, एंड दे आर एक्सटिंक्ट एंड वी विल नेवर बी एबल टू सी। हमारे आने वाली जनरेशन तो अब उनको देख ही नहीं पाएगी। तो ये हम जो काम कर रहे हैं वो जीवों की हत्या का ही काम कर रहे हैं। आपको मैं ये सब जीवों की जो हत्या है उसकी वजह से मैं युवा जो आपके पास पीढ़ी जो आपके साथ अगर लेक्चर अटेंड कर रही है तो मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि अब पूरे विश्व में शोर मचा हुआ है कि सब देयर इज अ गैप इन द नेचर, देयर इज अ गैप इन नेचर, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हकीकत क्या है वो जानना नहीं चाहते। पूरे प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है उसको पता है, लेकिन वो अपनी आंखें चुराता है हकीकत से, हकीकत देखना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द पुद्गल द्रव्य के खातिर। पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कोई भी तरह की हो। मैंने खुद अमेरिका में देखा कि हम वेजिटेरियनिज्म की जब बात करते हैं तो नॉन वेजिटेरियन के बोर्ड इतने सारे पब्लिसिटी के लग जाते हैं कि वो उनको और अट्रैक्ट करते हैं। People are not trying to understand the basic fundamentals of vegetarian and non-vegetarian foods. और जो जीवों की हत्या है उस क्योंकि करता कम लेकिन करीता है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट सब जगह ज्यादा होने लग गया है, लोग खाने ज्यादा लग गए हैं। As I told that more than 90% people are now non-vegetarian. पूरे 15 एनिमल्स ऐसे थे कि जो अब हमें दिखने वाले नहीं है। 500 से 14 ऐसे छोटे बड़े जीव हैं जो एक्सटिंक्ट, बड़ी बड़ी साइज के, और 50,000 तो छोटे जीव जो हैं दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू, इसके बारे में जब चर्चा हुई विश्व लेवल पे यूएनओ के अंदर, तो यूएनओ में बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब अमल करने का, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो कोई कंट्री बात नहीं करता। इसी के संदर्भ में सी जो क्रैचर्स है उसकी बात बहुत जोर शोर से हुई थी, और जो ये बात मैंने आपको बताई कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी बात भी हुई थी।
और अब जब उस पर अमल नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो आपने सी क्रेचर्स जो हैं मैरीन के, उनको और इवन जमीन के नीचे जो हैं उनकी हत्या क्यों बंद नहीं की? Why still you are killing and you are continuing that? And it is the whole process of killing the species, animals everywhere, all on the whole globe is going on. So ये जो है बहुत बड़ी चिंता की बात। थोड़ी सी एक प्रसन्नता की बात आती है, जो ये नेचर में एक पेपर पब्लिश भी हुआ था कि इस पूरे विश्व के अंदर 9 देशों के 30 माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसमें कुछ नोबेल पुरस्कार वाले भी हैं, उन्होंने ये एक बात कही कि अब अगर कभी भविष्य में क्लाइमेट चेंज की अगर बात करो तो प्लीज 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 आप मतलब जो ये अनफोर्सीन जो है, अनसीन जो मेजोरिटी है, यानी माइक्रोब्स जो है उनको अवॉइड करके बात मत करो। जब भी बात अगर क्लाइमेट चेंज की करनी है तो पहले ये अनसीन जो मेजोरिटी है, जो माइक्रोब्स हैं, उनकी सुरक्षा की बात करो, तभी ही क्लाइमेट जो है वो सुधरेगा। यानी इकोसिस्टम जो सुधरने की बात है वो तभी होगी जब हम छोटे से छोटे जीव, निगोदिया जीव को भी सुरक्षित रखेंगे। यू कैन सी माई ऑल दिस साइटेशंस जो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, यू कैन गो एंड सी आल्सो देम कि किस तरह से एक छोटे से छोटा जीव भी इकोसिस्टम के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। लेकिन और मनुष्य जो पंचेंद्र जिसके पास दिमाग है, वो इस अर्थ और कॉस्मिक ऑर्डर को नकार क्यों रहा है? ये बहुत बड़ा चिंतित प्रश्न है और ये युवाओं को ये सोचना चाहिए कि अब जब इतनी साइंस की बात हो रही है, और ये केवल अकेले यहीं पर तक बात नहीं है, मैं आपके सामने और एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक नए नए हमने गैजेट ढूंढे हैं छोटे छोटे जीवों को मारने के, और उसके अंदर एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। भगवान महावीर ने जब अपनी तपस्या में बात देख सब कही थी, उस समय तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है तेजस वर्गणा की बात कही थी, जिसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सबसे असंख्यात ही नहीं, इनफाइनेट, अनंत जीवों की हत्या हो रही है। और हम तो बल्कि अब और एक गैजेट हाथ में लेके घूमते हैं, जेब में मोबाइल फोन। देखिए इतनी बड़ी चिंता का विषय हो गया इस सदी के शुरुआत में कि यूरोप में एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो सबसे बड़ी चिंताजनक थी कि इससे न प्रतिपल हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा जहर हम अपने अंदर भी डाल रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। इसके ऊपर फिर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, और उसके लिए मधुमक्खियां जो है वो चूज की गई। मधुमक्खियों के ऊपर उनकी मॉर्टेलिटी रेट के लिए 3 तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कोई रेडिएशन नहीं भेजा गया, फिर एक हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स भेजी गई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स भेजी गई, और अलग अलग टाइम का जो कहना चाहिए ना, उसके लिए उनके ऊपर डोज डाला गया, यानी सेकंड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। इस जो चार्ट है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, वाई एक्सिस पे मृत्यु की दर है, एक्स एक्सिस पे जो मैंने बताया एक्सपोजर, जो अलग अलग सेकंड का जो दिया गया। जो ब्लैंक व्हाइट है वो कंट्रोल डेटा है, जब कोई हमने नहीं भेजा, और जो थोड़ा हल्का शेडेड है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और जो डार्क है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हमने ये डोज बढ़ाते गए तो ये देखा कि 20 की जो डेथ रेट है और फड़फड़ाने की और तड़फने की मधुमक्खी, जबकि हम तो जैन लोग थे एक, और ये भी कहते हैं शहद तक नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर जो देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, और कई सारी आजकल सारी ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्निक, चाहे इवन सैटेलाइट से हो चाहे प्लेन से हो, वी आर यूजिंग ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उससे देखा कि मॉर्टेलिटी रेट तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे। इसी तरह से साइंस के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ था नेचर के अंदर, बहुत बड़ा पेपर था, कि ये कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन पूरा का पूरा विश्व के अंदर हो रहा है। अभी लोगों ने पता नहीं क्यों चिंता नहीं जाहिर की, लेकिन मैं आपके सामने बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वगैरह, लेकिन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं और उनकी जो इम्यूनिटी जो हम जैसे लोगों की भी सब खत्म होती है। इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं, दे आर बायोलॉजिकल नेम्स, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ऑन द वे, मतलब जो है हमारी करंट इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो पूरा का पूरा कहना चाहिए कि हमने आकाश और धरती और यहां तक कि समुद्र के नीचे तक भी हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन की वजह से जो है कई सारे जीव तो ऐसे ही मर रहे हैं, और इनके मरने की वजह से आप देखिए कि जो है पूरा का पूरा जो विश्व जो है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। ये बात अब साबित हो चुकी है। दिस इज नॉट जस्ट ए हाइपोथेसिस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि लोग मेरे को पूछते हैं कि इतनी सारी हत्याएं जब अगर हो रही हैं तो विश्व जो पूरे प्रकृति है उसका नेचर में चेंज आ जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यस, आता है, नेचर में चेंज आ ही रहा है। और ये जो पिक्चर है, ये मेरे पास 4000 साल का जो मैंने टेम्परेचर का प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे साल है, यानी जीरो जब शुरू हुआ, यानी बीसी जो हम कहते हैं वो खत्म हुआ, और एडी जब शुरू हुआ तो उसके बाद से 2000 साल, यानी यहाँ से जीरो से इधर राइट साइड में एडी अभी 2020, और इधर जीरो से यानी एडी के पहले 2000 साल। और अगर आप ये आज से 4000 साल पहले की जब हम बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ये टेम्परेचर दिखाया है वाई एक्सिस के अंदर, ये टेम्परेचर जो है वो हमने अनकंटामिनेटेड एरिया, यानी जो ग्रीनलैंड है, जो सेंट्रल ग्रीनलैंड जहां से अक्सर नापा जाता है टेम्परेचर की जब बात की जाती है, तो या तो वहां जाके नापो या अंटार्कटिका के वहां से नापो, क्योंकि कंटामिनेशन दो जगह पे आर्कटिक या अंटार्कटिक साइड पे नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्लू कलर में जो है वो सारा का सारा टेम्परेचर में परिवर्तन है। लेफ्ट साइड में मैंने ये बात बताई है कि आज से जब इंडस सिविलाइजेशन जो थी, हमारी जो सिंधु सभ्यता, तो वो महाभारत का युद्ध के बाद एकदम से टेम्परेचर बहुत हाईली डाउन हो गया था। उसके बाद कई सालों तक सिंधु सभ्यता के बाद धीरे धीरे फिर मानव सभ्यता शांति से बढ़ने लगी, तब टेम्परेचर बढ़ा था। और उसके बाद वापस टेम्परेचर जो है वो गिरा जब युद्ध आमने सामने होने लग गए फिर से। और बीच में ये जो रोमन टाइम आया तो वापस फिर कुछ शांति हुई। लेकिन आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से लगभग 2500 साल, 2600 साल पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और भगवान महावीर की तपस्या के बाद, भगवान महावीर के मोक्ष गामी होने के बाद उन्होंने कहा था मेरे 8.5 महीने के पश्चात पांचवा आरा प्रारंभ होगा। तो मैंने ये फिफ्थ आरा जो लिखा है वो वही टाइम है, आज से लगभग 2600 साल का समय है। बीच में कई बार एक विशेष करके मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, मगध का जब राज्य था तो उस समय बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कलिंग के युद्ध में जब 1.5-2 करोड़ लोग मर गए तो उसके बाद टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इट केम डाउन, और वो वापस अब उतना नहीं बढ़ पाया जितना पहले हुआ करता था। फिर से दो विश्व युद्ध हो गए जिसके अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद फिर से टेम्परेचर डाउन। आपकी स्क्रीन वापस चली गई, और इसलिए हुआ क्योंकि कोई अलग स्टूडेंट ने अपनी स्क्रीन शेयर की। अरे बारह, कोई मैं फिर से करता हूँ मैडम, मुझे 2 मिनट का टाइम फिर से दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को कहिए कि वो कुछ करे नहीं, मतलब अभी बस मेरा तो अब खत्म ही होने वाला। आई विल टेक ओनली हार्डली 5-10 मिनट्स, बट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस एक बार मैं जरा फिर से कर देता हूँ। आ रही स्क्रीन आई है? No, sir. No, sir. ओके।
ये कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। इस बार कुछ आपके स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी है बहुत बड़ी। Okay, sir. Everything okay. Everything is okay. आ रही है, स्क्रीन आ रही है क्या? Yes, sir. सर आ Yes. गई, है? स्क्रीन आ गई सर। आ गई है, ओके। कोई बात नहीं। कैन यू हियर मी? आपको Yes, सुनाई sir. दे रहा है मेरी आवाज? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर। और स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, हाँ, sir. ओके, सो व्हाट आई विश टू कन्वे कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली पिछले 4000 सालों में अगर आप ओवरऑल देखें तो बीच में जरूर थोड़ा थोड़ा जंप हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जंप होने के बाद में फिर हिंसा, बहुत बड़े वार होते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जो है अभी इसके ऊपर मेरे हम लोगों ने क्या किया है कि आप एक ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं वो मॉडलिंग की गई है और ये मॉडलिंग से हम ये पता लगाना चाहते हैं, और मॉडलिंग ग्रीन लाइन आपको दिखा रही है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अब इस धरती का टेम्परेचर और कम ही होने वाला है और धीरे धीरे मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग शुरू होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये पूरे युवाओं को समझने की जरूरत है कि हिंसा का कितना बड़ा प्रभाव जो है वायोलेंस का हमारी प्रकृति के ऊपर पड़ता है, और उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल जो है डिसास्टर एंड कैलेमिटीज होती हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 21वीं सदी कैसी होगी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल यंग पीपुल एज वेल एज टू एवरीवन कि हिंसा से क्या क्या नुकसान होता है और हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव डन कंसीडरिंग कि जो हमने वायोलेंस यानी जो एनिमल का बीट प्रोडक्शन है नंबर 1, दूसरा स्पेस से जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और टोटल सोलर इरेडियंस जो आ रहे हैं, और जो 20वीं सदी के अंदर जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, और मैंने अभी आपको जो बताया कि ये जो टेम्परेचर जो है चेंज होता जा रहा है, सो द कॉजेस बिहाइंड द चेंज इन द टेम्परेचर, ये सबको मिला करके एक मॉडल बनाया और उस मॉडल से एसिम्प्टोटिक कोरिलेशन जब किया तो हमने कुछ एक फर्स्ट ऑर्डर यू कैन से कि कितनी 21वीं सदी में होंगी, तो आप एंड यू कैन कंपेयर विद द 20th सेंचुरी सच बिग इवेंट्स, जैसे कि वॉल्केनोज हैं, पूरी सदी 100 सालों में 68 हुई थी, जबकि अभी इस 21वीं सदी में 200 होने की संभावना है, जिसमें 30 तो ऑलरेडी मतलब 20 साल में ऑलरेडी हो चुकी है और 15 लाख लोग ऑलरेडी मर भी चुके हैं, जबकि पिछली बार पूरी सदी के अंदर 1 लाख लोग मरे थे। 20वीं सदी में अर्थक्वेक से 25 घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी 80 होने की संभावना है और 15 तो ऑलरेडी 20 साल में हो भी चुकी है, और 1 करोड़ लोग जो है इससे ऑलरेडी शिकार भी हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनामी की घटनाएं 20वीं सदी में 33 हुई थी और इस 21वीं सदी में 250 भी शायद पार कर सकती हैं, और 90 ऑलरेडी हो चुकी हैं। फ्लड्स जो हैं, बाढ़ वो 300 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, 120 बाढ़ तो ऑलरेडी आ चुकी है। और आप सबको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र में किस तरह की जबरदस्त बाढ़ आई थी, जबकि 20वीं सदी में केवल पूरे 100 साल में 49 आई थी। अकाल पड़ा था 20वीं सदी में 5 टोटल, और अब इस बार जो है 270 को क्रॉस कर जाएगा। 32 अकाल अलग अलग विश्व के अलग अलग स्थानों में, और पैंडेमिक जिससे तो हम डरे हुए हैं, जो घटनाएं हैं जैसे कि कोरोना वायरस, जो पहले स्वाइन फ्लू आया, सार्स आया, चिकुनगुनिया आया इत्यादि, तो ऐसे 70 जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग स्थान पे तो 20 साल में आ चुकी हैं। ये जो कोरोना वायरस है, इट इज आई एम कंसिडरिंग एज ए सेपरेट, और ये 320 ऐसे पैंडेमिक इस 100 साल में आने वाले हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए हमें एक चिंतन करना आवश्यक है, और ये चिंतन को ही मैं जो कंक्लूजन के रूप में कहना चाहता हूं कि हमें वायोलेंस नहीं, नॉन वायोलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और पूरी जो जीवन शैली है हमें चेंज करनी पड़ेगी, और अपनी जीवन शैली का जो सेंट्रोइड है, द सेंट्रोइड ऑफ होल आवर लाइफ शुड बिकम ए नॉन वायोलेंस, और इट शुड बी इमीडिएट आल्सो। दूसरा ये कि हमें वी मस्ट स्टॉप किलिंग एनी टाइप ऑफ लाइव्स, चाहे वो एयरबोर्न हो, मेरीन में हो, जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, अग्नि में हो, कहीं पर भी हो।
जमीन के सतह के ऊपर हो, बट वी शुड नॉट एक्चुअली, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज इवन आवर सच पुद्गल एक्टिविटीज. Each organism, I want to give a big message to the whole world that each organism has a constructive role in the ecosystem, and their killing means we are destroying our mother earth as well as we are changing the cosmic order. ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरी ओर से और पूरे विश्व में आप सब मेरे एम्बेसडर्स हैं, पार्टिकुलरली जो युवा अगर आज जो अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, यू ऑल आर माय एम्बेसडर्स एंड प्लीज कम्युनिकेट, प्लीज कैनवास दिस मैसेज, और मेरे एम्बेसडर बन के पूरे विश्व के अंदर आप ये मैसेज को फैलाइए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, इसलिए हर एक का एक धर्म है कि वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें. इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था परस्परो ग्रह उपग्रह जीवाणाम, यानी एक दूसरे का सहभागी बनना है, सहयोग करना है, हमें एक दूसरे की मदद करके मतलब को एग्जिस्टेंस की बात करनी है, हमें अहम अहंकार नहीं, मोह माया नहीं छोड़ करके ये सभी जीवों की रक्षा करनी है. और अंत में उसी का ही मैसेज बना कि अहिंसा परमो धर्म. मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि जो वायलेंस से जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, वो वास्तव में जो साइंटिफिक तरीका होता है वो ये कि हमारा चाहे मुंह से निकले शब्द जिसको हम एकॉस्टिक वेव्स कहते हैं, चाहे हमारे शरीर से निकली जिसको हाय या अभिशाप कहते हैं या आशीर्वाद कहते हैं, वो उससे, और हम फिजिकल जो एक्टिविटी करते हैं उससे मैकेनिकल वेव्स, लेकिन सब तरह से वेव्स निकलती हैं. द वेव्स प्रोपेगेट ऑल द वे थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड फाइनली चाहे कहीं से भी हो रिटर्न हो के आपके कार्मान बॉडी के साथ में जुड़ ही जाती है, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज every violence activity is recorded in through the karma and tejas body. आपके हर एक आत्म प्रदेश के अंदर जा करके वो बैठ ही जाती है, चाहे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में. इस सब को अगर देखूं तो मैं एक ही चीज देखता हूं, पूरे विश्व को ये कहना चाहता हूं हमारे पास अब केवल दो ही ऑप्शन बची है. एक तो नॉन वायलेंस है यानी अहिंसा है, और दूसरा जो है विनाश है यानी डिवास्टेशन है. अब रास्ता आपके पास में है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं. मैं अंततः ज्यादा टाइम हो चुका है, 2 बार व्यवधान भी हुआ, लेकिन मैं छोटी सी सिकंदर की कहानी से बात को खत्म करना चाहता हूं. आपको सबको याद होगा साथियों कि सिकंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था. उसने कई लड़ाइयां लड़ी, कई देश जीते उसने, और वो जब भी सेना निकलती थी, जब जंगलों से निकलती तो छोटे छोटे जीव मरते थे. पार्टिकुलरली कई सारे जीवों की हत्या उसके ऊपर तो लगी थी, पंचेंद्रिय जीवों की, लेकिन ये असंख्यात उसके ऊपर. तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब उसने एक संदेश सीखा कल्याण मुनि महाराज साहब से कि आत्म तत्व को पहचानो, पुद्गल तत्व द्रव्य के पीछे मत भागो, तब उसको समझ में आया कि मैंने ये सब क्या किया. तो अंततः उसने उस पाठ को समझ करके वापस रिटर्न हो गया, आचार्य श्री को लेके भी गया, लेकिन उसने इतनी हत्याएं की थी तो असंख्यात जो मच्छरों के मारने की वजह से उसकी सारी सेना को मलेरिया हो गया और सेना मर गई. अंततः स्वयं सिकंदर मलेरिया से पीड़ित हो गया था और मलेरिया से ही उसकी मृत्यु हुई. मरने से पहले उसने लेकिन एक अच्छा काम किया कि उसने कहा अपने सभी सेनापतियों से और अपने लोगों से कि जब मेरी मृत्यु के कगार पर खड़ा हूं, जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश जो होगी तो मेरे जनाजे, मेरे कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर लटके हुए रखना, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा योद्धा इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा सका. सारी दुनिया को कफन बता देना कि इसमें कोई जेब नहीं है, कुछ भी चीज छुपाने की नहीं है, और दुनिया ये समझ ले जब सिकंदर ही नहीं लेके जा सका तो हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है कि हम कुछ लेके जा सकें. मैं इस और जरा सा बात कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी. मैं इसी आशय के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रदर्शित करता हूं, और जो प्रश्न होंगे तो मैं जरूर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन. थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जी जैन. हम आपके बहुत शुक्रगुजारी हैं कि आपने इतना ब्यूटीफुली साइंस और जैनिज्म दोनों का कोरिलेशन हमें बताया. जैनिज्म हमें काफ़ी, हम में से जितने स्टूडेंट्स हैं काफ़ी लोगों को डॉक्टर बिपिन दोषी ने सिखाया है
तब हमें नॉन वायलेंस की इतनी सारे बातें बताई थी, पर आज हमारा ये जो एक फेथ था वो और स्ट्रांग हो रहा है। आपने इतनी सारी साइंटिफिक उसकी कोरिलेशंस हमें स्टैटिस्टिक्स के साथ बताई, तो ये हमारा फेथ और स्ट्रांग हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये पूरा यूथ जो आज आप हमारे साथ जुड़ा है वो भी मेरे साथ सहमत होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम समय की पाबंदी है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले सकेंगे, पर ये Okay. क्वेश्चन आंसर्स हम श्योर किसी भी तरह से ये हमारा दूसरा ही प्रयोग है। पहला प्रयोग लास्ट मंथ था, ये सेकंड प्रयोग है। So we will definitely design a way in which we can answer those question answers. आज समय की पाबंदी है. We'll get in touch with you. We'll keep a record of the questions and we'll try and answer them. So once Okay. again, thank you very much. I would also like to thank Dr. Vipin Doshi for creating such a wonderful platform in association with Jain Academy Research Foundation. ये प्लेटफॉर्म मैं फिर से एक बार ही बता दूं, ये हम सबका प्लेटफॉर्म है। आज हम बहुत वी आर फॉर्चुनेट कि डॉक्टर राजमल जी जैन जैसे इतने बड़े स्पीकर यहाँ पर आए, पर ये भी बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म हमारा ही प्लेटफॉर्म है। तो कल नेक्स्ट टाइम अगर हम में से ही किसी को कुछ जैनिज्म के बारे में बताना हो तो प्लीज मुझे या मेरी कॉलीग सीए संगीता जी हैं, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन हमें बता सकते हैं, हम ये प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे। इवन 5-10 मिनट का छोटा सा प्रेजेंटेशन हो तो भी हमें भेजिए, we will definitely bring it to this platform. I would also like to thank my team of my colleague CA Sangeeta, CA Kavita Shah and her husband Amol ji for giving us the digital platform and giving us all the technical support. And of course, I would like to thank all the participants. आप सब आए तो ही हमारा ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। आप आते रहिए, हम ये प्रोग्राम एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। सारे श्रोताओं का आभार। थैंक यू। बीच में थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस हुई थी, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। हम जैसे ग्रो करेंगे। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र जी बोलो तो। जी मैडम। जी मैडम बोलो। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान था, बहुत अच्छा, बहुत जानकारी दी आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। दोबारा आना, आप जरूर आना। जरूर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Mona, you can close it now. All right. So once again, thank you all the participants. आप लोग सब आए इसलिए हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। और अब हम मिलेंगे एक महीने के बाद। आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन हो, सिंगिंग, एक्टिंग, स्किट्स या आपकी खुद के कोई विचार, तो जरूर हमें भेजिएगा। With that, I say good night and जय जिनेंद्र। Okay, thank you. Good night. Good night. Good night. आ रहा है वो, उनको अपने को नहीं। Amal ji, can we save the questions? The questions have been saved already. Great.